हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्वतंत्रता प्राप्ति, तो आज हम देखेंगे स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। परिपूर्ति करना मतलब आपूर्ति करना। तो स्वतंत्रता युद्ध की किस तरह से आपूर्ति की गई उसके बारे में आज हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ, फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अर्थात भारत तो देश हमारा स्वतंत्र हो गया, किंतु यहाँ पर अभी भी आपस में ही कई सारे युद्ध चल रहे थे जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुए थे। भारत में अनेक रियासतें, राजे, रजवाड़े थे। जैसे कि आप जानते हो कि पहले जो है यहाँ पर भारत में राजाओं का प्रशासन होता था, राजा महाराजा होते थे। तो यहाँ पर कई सारे भारत में रियासतें थी और राजे थे, रजवाड़े थे। उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो वहां पर जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासतदार थे, उन्हें खुद से स्वयं से उन्हें अधिकार प्राप्त था कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं और चाहे तो वह भारत में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें स्वतंत्र अधिकार प्राप्त था, वो उनकी इच्छा के अनुसार था। परिणामतः एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था। अब ये जब उनके ऊपर था कि अगर वो चाहे तो भारत में सम्मिलित हो, अन्यथा वह जो है अपना एक स्वतंत्र शासन चला सकते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सपना था कि भारत जो है एकजुट होकर रहे, एकजुट वाला शासन स्थापित किया जा सके, तो यह स्वप्न जो था यह अधूरा था। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए एक प्रश्न बनता है। जैसे एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया। अब कारण लिखना है कि क्या कारण थे कि जो एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का सपना था वह अधूरा रह गया। तो पहला कारण, भारत स्वतंत्र हुआ फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरा कि भारत में अनेक रियासतें, राजे, रजवाड़े थे। तीसरा पॉइंट, उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर बाद में लिख देंगे हम अतः या परिणामतः या इसलिए एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था। रियासतों के स्वतंत्र रहने से भारत के खंड खंड होने की संभावना थी, क्योंकि इस तरह से एक तरह का शासन नहीं लगाया जा सकता था। जो स्वतंत्र है उनकी स्वतंत्र शासन होती, कुछ जो थे वो भारत में सम्मिलित थे। तो इस तरह से यहाँ पर भारत जो है एक खंड खंड विखंडों में बटा हुआ दिखाई देता। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई थी। अंग्रेज तो चले गए, किंतु भारत के कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर पुर्तगालियों का शासन था, फ्रांसीसियों की सत्ता थी। वहां पर अभी भी उनकी सत्ता बनी हुई थी और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी। परंतु भारत ने दृढ़तापूर्वक ये समस्याएं हल की। ये सब समस्याएं स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को जो ये सब समस्याएं का सामना करना पड़ा, तो भारत के जो नेता थे उन्होंने दृढ़तापूर्वक, बिना हारे, बिना थके इन समस्याओं का उन्होंने सामना किया। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक एक समस्याओं का सामना किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में रियासतों का विलय, कि भारत में
किस तरह से रियासतों का विलय हुआ। विलय मतलब मिलाना, कि भारत में किस तरह से रियासत मिले, क्योंकि वो तो स्वतंत्र थे, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार था। वो चाहते तो भारत में मिलते या अपना स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। तो भारत में छोटी बड़ी मिलाकर ऐसी 600 से अधिक रियासतें थी। तब देखेंगे रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है हमारा कि भारत में छोटी बड़ी मिलाकर खाली स्थान से अधिक रियासतें थी। तो किससे अधिक रियासतें थी? 600। असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि रियासतों में राजनीतिक जागृति किस प्रकार उत्पन्न हुई। तो रियासतों में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप, उसकी वजह से रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया था। रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी थी। जो रियासत थे वहां पर प्रजामंडल, लोगों की मंडल बनाई गई। तो ऐसे मंडलों की स्थापना होने लगी थी। विभिन्न रियासतों की प्रजा के हितों और उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य करने वाले जनसंगठन थे, उसे प्रजामंडल कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रजामंडल किसे कहते हैं? प्रजामंडल किसे कहते हैं? राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य करने वाले जन संगठन थे। अर्थात किस तरह से राजनीतिक अधिकार लोगों को प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए लोगों का एक संगठन बनाया गया था और इसी को प्रजामंडल कहते हैं। 1927 ईस्वी में ऐसे प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना किस प्रकार की गई। तो 1927 ईस्वी में जो ये प्रजामंडल थे, तो प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। खाली स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि 1927 ईस्वी में प्रजामंडलों को मिलाकर एक खाली स्थान की स्थापना की गई। तो एक खाली स्थान की स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई। फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ कि फलस्वरूप रियासतों में प्रारंभ हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली और इस प्रकार से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण अर्थात मिलाने की जो समस्या थी, हल करने का दायित्व भारत के तात्कालिक गृह मंत्री, उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने इस समस्या का हल बड़े कूटनीति ढंग से निकाला। उन्होंने रियासतों को विश्वास दिलाकर सभी को स्वीकार होगा ऐसा विलय पत्र तैयार किया जो सभी को मान्य हो, जिस पर सभी रियासतदार जो थे वह तैयार हो गए कि उन्हें भारत में विलय होना है, भारत में मिलना है। भारत में विलीन होना रियासतदारों के हित में किस प्रकार है, यह सरदार पटेल के रियासतदारों को समझाया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतदारों को क्या समझाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलीन होना रियासतदारों के लिए किस प्रकार से हितकर है, यह बात
रियासतदारों को समझाया। उनके इस आह्वान को रियासतदारों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, अर्थात उनका उत्तर दिया। प्रतिसाद देना अर्थात उत्तर देना, साथ देना, जिसके परिणाम स्वरूप जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी रियासतें भारत में विलीन नहीं हुई। तो यहाँ पे उत्तर स्वरूप है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतें भारत में विलीन नहीं हुई। रियासतों के विलय की समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल ने दृढ़ भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से सरदार पटेल ने रियासतदारों को भारत में विलीन किया। अब यहाँ पे एक संक्षेप में उत्तर लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतदारों को किस तरह से भारत में विलीन किया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि उत्तर स्वरूप हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारा उत्तर होगा कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने क्या किया, इस समस्या को हल करने के लिए कूटनीति ढंग निकाला और रियासतदारों को विश्वास दिलाया सभी को स्वीकार होगा ऐसा विलय पत्र तैयार किया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि भारत में विलीन होना रियासतदारों के लिए हित में किस प्रकार है। यह सरदार पटेल जी ने रियासतदारों को समझाया और उनके आह्वान का रियासतदारों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद भी दिया और इस प्रकार से यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दृढ़ भूमिका निभाई और भारत में सभी जो रियासत थे वो सभी रियासत भारत में विलीन हो गए। अब हम देखेंगे क्योंकि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये तीनों रियासतें भारत में विलीन नहीं हुई थी। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय का प्रयास यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। गुजरात, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात, तो उसकी एक रियासत थी जूनागढ़। अब यहाँ पर खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ खालिस्तान की एक रियासत थी। तो जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। वहाँ की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में सम्मिलित होने की सोच रहा था। अब यहाँ पे कारण क्या था कि यहाँ पे प्रजा जो थी, जूनागढ़ की प्रजा, वो तो चाहती थी कि वह जो है भारत में विलीन हो, किंतु जो वहाँ का नवाब था, वह नवाब चाहता था कि वह जो है पाकिस्तान के साथ जाकर विलीन हो। तो उसके इस निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया और तब नवाब पाकिस्तान चला गया और इसके पश्चात 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। अब यहाँ पर संक्षेप के लिए पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी, वहां की प्रजा भारत में सम्मिलित होना दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि वहां की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके इस निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया। और फिर नेक्स्ट, तब नवाब पाकिस्तान चला गया और इस प्रकार से या इसके पश्चात 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार से जूनागढ़ जो रियासत था वह भी भारत में विलीन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद मुक्ति संग्राम। तो हैदराबाद मुक्ति संग्राम में क्या हुआ? हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी। तो यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए बनता है कि खालिस्तान भारत में सबसे बड़ी रियासत थी। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है हैदराबाद। हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी और इसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा के प्रांत के लोग थे। तो एक प्रश्न बनता है कि हैदराबाद में कौन कौन से भाषी प्रांत के लोग थे? तो हैदराबाद में तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषी प्रदेश के प्रांत के लोग थे। यहाँ निज़ाम का एक छत्र शासन था। हैदराबाद में किसका शासन था? निज़ाम का। तो रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। वहां पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। जोड़ियां मिलाओ के लिए आ सकता है तेलंगाना, तो वहां पे क्या किया? आंध्र परिषद, क्योंकि वो तेलुगु थे तो तेलुगु के लोग ने आंध्र परिषद की स्थापना की। तेलंगाना में जो हैदराबाद के लोग थे उन्होंने तेलंगाना में, क्योंकि तेलुगु थे तो उन्होंने तेलंगाना में आंध्र परिषद स्थापित किया। मराठवाड़ा, क्योंकि मराठी थे तो मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद, और कर्नाटक क्योंकि वहां पर कन्नड़ थे तो कर्नाटक क्षेत्र के कर्नाटक परिषद की स्थापना की, जिसमें स्वामी रामानंद तीर्थ ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना स्वामी रामानंद तीर्थ ने की। अब निजाम ने क्या किया कि ये जो संगठन बनाए गए थे, जैसे आंध्र परिषद, महाराष्ट्र परिषद, कर्नाटक परिषद, तो ये जो परिषद बनाए थे तो निजाम ने इन संगठन पर प्रतिबंध लगाया। जो ये संगठन थे उन सभी पर उसने रोक लगाने का प्रयास किया। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हैदराबाद में संग्राम या युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ? तो हैदराबाद में संग्राम निजाम हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकार, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक नीति का अभाव था तो इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ। और इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेना, अर्थात जो कार्य में हमेशा लगी रहे, जो अपने उत्तरदायित्व कर्तव्यों का पालन करे, उसे कहते हैं जुझारू, जी जान से जो लगी रहे। तो जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। उन्हें कई सारे लोगों का साथ भी मिला, जैसे उन्हें नारायण रेड्डी, सिराजुल हसन तिर्मिजी का सहयोग प्राप्त हुआ। पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्रॉफ स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी कौन थे? तो स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्रॉफ, ये जो थे स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। यहाँ पे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी के नाम लिखो।
तो स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी के नाम पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्रॉफ थे। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु लेकिन निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से गतिविधियां प्रारंभ कर दी, क्योंकि वह निजाम था, इसलिए वह चाहता था कि वह जो है भारत में न विलीन होकर पाकिस्तान में विलीन हो, जिसमें कासिम रजवी निजाम का सहयोगी था। यहाँ पर निजाम का सहयोगी कौन था? कासिम रजवी। यह खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान निजाम का सहयोगी था, तो कासिम रजवी। तो कासिम रजवी जो था, इसने निजाम की मदद की। रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए उसने रजाकार नामक संगठन की स्थापना की। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि रियासत को, हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए किस संगठन की स्थापना हुई? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है रजाकार। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रजाकार नामक संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो रजाकार नामक संगठन की स्थापना रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए यहाँ पर रजाकार नामक संगठन की स्थापना की गई। अब यहाँ पर कासिम रजवी और उनके साथियों ने न केवल हिंदुओं पर ही बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि जो मुस्लिम भारत के थे वह पाकिस्तान के लिए मान्य हो, क्योंकि वो भारत में ही रहना चाहते थे। इसलिए कई सारे मुस्लिम जो थे वह भारत को यहाँ पर सहयोग कर रहे थे, तो जिसके कारण उन सभी पर, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कासिम रजवी और उनके जो साथी थे उन सभी ने हिंदू मुस्लिम दोनों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। फलस्वरूप सभी और लोकमत धधकने लगा, अर्थात सभी जो है वह लोकमत की आग लोगों में भड़क गई और भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, परंतु निजाम जो था यह मान ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका ध्येय था कि वह जो है पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। अंततः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की और इसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन पोलो था। तब अब इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन पोलो से क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेशन पोलो इट मीन्स कि भारत सरकार ने, अब यहाँ से आएगा कि निजाम के साथ समझदारी के साथ, भारत सरकार निजाम सरकार के साथ समझदारी से बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, किंतु निजाम मान नहीं रहा था और अंततः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की और इसी का सांकेतिक नाम, ये जो पुलिस कार्यवाही प्रारंभ किया गया उसी का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन पोलो। और अंत में 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया और रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ और इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि हैदराबाद संग्राम में किस समाज का विशेष योगदान रहा? तो हैदराबाद आर्य समाज में यहाँ पर आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत जो है वह भारत में विलीन हो गई।